हेलो व्यूवर्स, यूपी पीजीटी साइकोलॉजी 2021 में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के भाग 7 को लेकर मैं आपके सामने हूं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चनायर। प्रथम आधुनिक औद्योगिक मनोवैज्ञानिक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही उत्तर है डी, ह्यूगो मुंस्टरबर्ग। हॉथॉर्न अध्ययन या हॉथॉर्न स्टडीज किसके नेतृत्व में संपन्न हुई? सही उत्तर है सी, एल्टन मेयो। एल्टन मेयो के नेतृत्व में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा शिकागो के वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में पहली बार मानवीय पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। यानी जो वर्कर्स हैं उनके मानवीय संबंध कितने ज़रूरी हैं, उनका ध्यान रखना कितना ज़रूरी है, इस पर प्रकाश डाला गया और ये एल्टन मेयो के नेतृत्व में हुआ था। गिलब्रेथ नियम, गिलब्रेथ प्रिंसिपल्स में कौन सा नियम सम्मिलित नहीं है? ए, उत्पादन का नियम यानी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्शन। उम्मीदवार के कुछ खास गुणों के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक दिशा में उनका मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। सही उत्तर है ए, हेलो प्रभाव। यहाँ मैं थोड़ा बता देना चाहती हूँ कि हेलो प्रभाव क्या होता है। जनरली जब हम किसी से मिलते हैं तो हम हेलो बोलते हैं। हेलो का मतलब मिलना, यानी जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो हम जो भी गुण उसके देखते हैं उसके आधार पर उसके बारे में कोई पॉजिटिव या निगेटिव फीलिंग जो मन में बना लेते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, उसको जज करते हैं। उसी इफेक्ट को हेलो इफेक्ट या हेलो प्रभाव कहा जाता है। यानी बिना उस व्यक्ति के बारे में जाने उसके केवल जो गुण दिखाई पड़ रहे हैं उन्हीं के आधार पर उनका मूल्यांकन करने या उनको जज करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हेलो इफेक्ट कहा जाता है। निम्नांकित में से कौन साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? सही उत्तर है डी, मनोवृत्ति साक्षात्कार यानी एटीट्यूड इंटरव्यू। थर्बलिक्स का संबंध है? सही उत्तर है बी, विश्लेषण तथा संश्लेषण का नियम। मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि थर्बलिक्स जो है वो इस शब्द का प्रतिपादन दो मनोवैज्ञानिक बंकर गिलब्रेथ तथा लिलियन मोलर गिलब्रेथ के द्वारा किया गया था। इन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडी दी थी जिसमें उन्होंने थर्बलिक्स शब्द का यूज किया था। और ये जो थर्बलिक्स है वो एक्चुअली 18 सिंबल्स हैं, 18 जो है वो सिंबल्स हैं जो कि किसी भी वर्क प्लेस में यूज होते हैं। यानी किसी भी काम को किस तरीके से किया जाए इन सिंबल्स का यूज करके, ताकि मेहनत भी कम लगे और समय भी बचे, को जो है उन्होंने थर्बलिक्स कहा है। संगठनात्मक मनोविज्ञान की स्थापना हुई? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर है सी, प्रथम विश्व युद्ध के समय। कार्य समृद्धि का आधार कौन सा सिद्धांत है? सही उत्तर है बी, हर्ज़बर्ग का द्वय कारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ हर्ज़बर्ग। ये सिद्धांत हर्ज़बर्ग ने 1968 में दिया था और इसे मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है। ये सिद्धांत वास्तव में उन कर्मचारियों पर बेस्ड है जो कि अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो हर्ज़बर्ग ने ये पता लगाने की कोशिश की कि कर्मचारी जॉब से सेटिस्फाई क्यों नहीं होते। तो उन्होंने दो कारण निकाले, जिसमें एक कारण को उन्होंने मोटिवेशन फैक्टर कहा है और दूसरे को उन्होंने हाइजीन फैक्टर कहा है। इसीलिए इनके सिद्धांत को मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी कहा जाता है। निम्नांकित कथनों पर ध्यान दें तथा कूटों के आधार पर उत्तर दें। कथन है, कार्य तनाव यानी जॉब स्ट्रेस का परिणाम केवल ऋणात्मक होता है, कार्य तनाव का परिणाम केवल धनात्मक होता है, कार्य तनाव का परिणाम ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों होता है। सही उत्तर है सी, यानी कि 3 सही है। तीसरा क्या है? कार्य तनाव का परिणाम धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। जब व्यक्ति कार्य तनाव यानी जॉब स्ट्रेस कम मात्रा में लेता है तो उसका परिणाम पॉजिटिव आता है यानी धनात्मक आता है, और जब जॉब स्ट्रेस ज्यादा मात्रा में होती है तो उसका परिणाम निगेटिव यानी कि नकारात्मक होता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के लेखक हैं सी, फ्रेडरिक टेलर। हर्ज़बर्ग के अनुसार कार्य तुष्टि यानी जॉब सेटिस्फेक्शन का विपरीत क्या होता है? सही उत्तर है कार्य संतुष्टि नहीं या नो जॉब सेटिस्फेक्शन। वास्तव में सेटिस्फेक्शन का अपोजिट डिससेटिस्फेक्शन होता है, लेकिन हर्ज़बर्ग ने अपने द्विकारक सिद्धांत या फिर मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी में ये बताया, जो लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो डिससेटिस्फाई हैं यानी वो असंतुष्ट हैं।
इसलिए उन्होंने कहा कार्य तुष्टि नहीं। औद्योगिक कंपनियों को विज्ञापन की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? सही उत्तर है डी, उपभोक्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए। बाकी तीनों जो कारण हैं उनसे कंपनियां विज्ञापन करती हैं, यानी कि उपभोक्ता की तलाश के लिए, ग्राहक और उपभोक्ता के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए और उपभोक्ताओं में जो भी उत्पादित वस्तु है उसके प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए विज्ञापन करती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित कथनों पर ध्यान दें तथा दिए गए कूटों के आधार पर उत्तर दें। सिद्धांत X तथा Y का नाम मैक्लीलैंड से जुड़ा है। ERG सिद्धांत मैस्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत पर आधारित है। कार्य विशेषता सिद्धांत का प्रतिपादन हैकमैन के द्वारा किया गया। इसमें 2 और 3 सही है, यानी उत्तर डी है। जब कर्मचारी को लगातार लंबे समय तक तनाव के उच्च स्तर के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है तो उसे एक विशेष तरह का अनुभव होता है जिसे कहते हैं, आंसर है बी, बर्नआउट। बर्नआउट वास्तव में वो स्थिति होती है जब कोई भी कर्मचारी बहुत ज्यादा तनाव या दबाव की स्थिति में लगातार काम करता रहता है तो उस समय उसमें कुछ शारीरिक और मानसिक असामान्यताएं उत्पन्न होती हैं, यानी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसे बर्नआउट कहा जाता है। ये समस्याएं थकान, तनाव, यानी ये जो मानसिक लक्षण है उनके साथ साथ कुछ शारीरिक लक्षण जैसे एकाग्रता की कमी, भूलना, इसके साथ हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक का खतरा, ये सारी चीजें आती हैं। कार्मिक चयन के किस साधन का उपयोग औद्योगिक एवं व्यावसायिक संगठनों द्वारा सर्वाधिक किया जाता है? सही उत्तर है मानक आवेदन पत्र, यानी बी ऑप्शन सही है। उत्पादक कार्य के निष्पादन मूल्यांकन के लिए सामान्यतः किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है डी, इनमें से सभी, यानी इन तीनों ही सूचकांकों का प्रयोग निष्पादन मूल्यांकन के लिए किया जाता है। निम्न में कौन वित्तीय प्रोत्साहन है? सही उत्तर है डी, कार्य में बिताए समय के अनुरूप वेतन, यानी व्यक्ति जितना कार्य करेगा उसके बदले में उसे उतना वेतन प्राप्त होगा, तो ये एक वित्तीय प्रोत्साहन है। जो भी उसका टाइम है उससे ज्यादा काम कर रहा है तो उसे ज्यादा धनराशि प्राप्त होनी चाहिए, ये एक प्रकार का वित्तीय प्रोत्साहन है। निम्नांकित कथनों पर ध्यान दें तथा दिए गए कूट संकेत के आधार पर उत्तर दें। एमबीओ द्वारा निष्पादन मूल्यांकन के अतिरिक्त कर्मचारियों को उत्तम कार्य निष्पादन की प्रेरणा मिलती है। एमबीओ प्रविधि में विभिन्न कर्मचारियों के निष्पादन के स्तर की तुलना करना एक आसान कार्य है। एमबीओ द्वारा उन कार्यों का निष्पादन मूल्यांकन नहीं हो सकता जिनमें परिमाणन संभव न हो। सही उत्तर है ए, 1 और 3 सही हैं, यानी कि एमबीओ के द्वारा निष्पादन मूल्यांकन के अतिरिक्त कर्मचारियों को अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है और साथ ही उन कार्यों का मूल्यांकन संभव नहीं होता जिनमें क्वांटिफिकेशन संभव न हो। यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूं कि एमबीओ होता क्या है। एमबीओ का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, यानी एमबीओ के द्वारा जो मैनेजमेंट होता है वो एक गोल सेट करता है और कर्मचारी और मैनेजमेंट साथ मिलकर उस गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। इसको एमबीओ कहा जाता है। निम्नांकित में से किसे कार्य तनाव को कम करने का उपाय नहीं माना जा सकता? सही उत्तर है डी, स्पष्ट चिंतन, यानी बाकी तीनों विधियां हैं उनसे कार्य तनाव को यानी जॉब स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। जॉब स्ट्रेस को कम करने के उपाय हैं। एग्रोनॉमिक सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी? सही उत्तर है ए, ब्रिटेन। एग्रोनॉमिक होता क्या है? एग्रोनॉमिक जो है वो कर्मचारियों का कार्य की परिस्थिति में अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है। निम्नांकित कथनों पर ध्यान दें तथा दिए गए कूटों के आधार पर उत्तर दें। कर्मचारियों की सीनियरिटी के आधार पर भी वेतन दिया जाता है। उपलब्धि प्राप्त करने की अनुमति भी एक प्रोत्साहन है। महिला कर्मचारी पुरुष कर्मचारी की अपेक्षा सुपरवाइजरी रिलेशनशिप को कम महत्व देती हैं। सही उत्तर है बी, 1 और 2 सही हैं। कर्मचारियों को उनकी सीनियरिटी के आधार पर वेतन दिया जाता है। जो सीनियर होते हैं उनका वेतन जाहिर सी बात है ज़्यादा होता है। उपलब्धि प्राप्त करने की अनुमति भी एक प्रोत्साहन है, यानी जब कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों को और अचीव करने की अनुमति देती है तो वो एक प्रकार का प्रोत्साहन होता है। और तीसरा सेंटेंस गलत है क्योंकि महिला कर्मचारी सुपरवाइजरी रिलेशनशिप को उतना ही महत्व देती हैं जितना कि पुरुष कर्मचारी। तो ये तीसरा सेंटेंस गलत है, बाकी दोनों सही हैं। निम्नांकित कथनों पर ध्यान दें तथा दिए गए कूट संकेतों के आधार पर उत्तर दें।
जब कर्मचारी में कार्य तनाव बढ़ता है तो उसके कार्य निष्पादन में वृद्धि होती है। कार्य तनाव की मात्रा साधारण होने पर कार्य निष्पादन उत्तम होता है। कार्य तनाव की मात्रा उच्च होने पर कार्य निष्पादन में गिरावट होती है। सही उत्तर है डी, सभी सही हैं, क्योंकि जब वर्क प्रेशर बढ़ता है यानी स्ट्रेस बढ़ता है तो कार्य निष्पादन में वृद्धि होती है। लेकिन एक बात ध्यान देने की ये भी है कि जब स्ट्रेस की मात्रा साधारण होती है तो निष्पादन अच्छा होता है, लेकिन स्ट्रेस की मात्रा जब कम होती है तो जो परफॉर्मेंस होता है उसमें गिरावट आ जाती है। तो तीनों ही सेंटेंस सही हैं। कार्य तुष्टि में 5 तरह की मनोवृत्तियों का एक सम्मिश्रण देखने को मिलता है। इन 5 में किसे नहीं रखा जा सकता? सही उत्तर है डी, कार्य सुरक्षा के प्रति मनोवृत्ति। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कार्य तुष्टि, ये 5 मनोवृत्तियां कौन कौन सी हैं? वर्क यानी कार्य, पे यानी वेतन, पदोन्नति, प्रमोशन, सहकर्मी यानी कोवर्कर्स और सुपरविजन यानी कि पर्यवेक्षण। इन 5 में कार्य सुरक्षा यानी जॉब सिक्योरिटी कहीं भी नहीं आता, तो ये सही नहीं है। तो सही उत्तर है डी, कार्य सुरक्षा के प्रति मनोवृत्ति। औद्योगिक मनोविज्ञान की सर्वाधिक भूमिका होती है। सही उत्तर है बी, वैयक्तिक मूल्यांकन में। द साइकोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सही उत्तर है डी, ह्यूगो मुंस्टरबर्ग। सामान्य जनसंख्या की अपेक्षा रक्त संबंध वाले व्यक्तियों में मनोविकलता यानी शिजोफ्रेनिया होने की संभावना अधिक होती है। यह किसके द्वारा बताया गया? सही उत्तर है बी, कालमन के द्वारा। शेल्डन द्वारा बताए गए व्यक्तित्व प्रकारों में से किस प्रकार में चिंता मनस्ताप यानी एंजाइटी न्यूरोसिस होने की संभावना अधिक होती है? सही उत्तर है सी, एक्टोमॉर्फिक। एमनेशिया का संबंध है, सही उत्तर है सी, विस्मृति से। एमनेशिया वो कंडीशन है जिसमें स्मृति लोप हो जाता है यानी मेमोरी लॉस हो जाती है। ऑल इंडिया मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट स्थित है। सही उत्तर है ए, बेंगलोर। यहाँ थोड़ी सी जानकारी दे दूं और बल्कि करेक्ट भी कर दूं कि ये जो ऑल इंडिया मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन है या इंस्टीट्यूट है, वर्तमान समय में निमहैंस के नाम से जाना जाता है। यानी बेंगलोर में स्थापित हुआ था, लेकिन अब इसको निमहैंस के नाम से जाना जाता है। और निमहैंस का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। दिए गए कथन ए तथा कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन: वंचन वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी उस चीज को खो देने का अनुभव करता है जिसके वह योग्य है। कारण: वंचन का अनुभव करने के लिए निर्धनता कोई आवश्यक दशा नहीं है। और इसका सही उत्तर है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। वंशानुक्रम का मानसिक विकारों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है सी, गोडार्ड। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अधिक प्रेम भावना विकसित हो जाती है। बालक के इस व्यवहार को फ्रायड ने क्या नाम दिया है? सही उत्तर है बी, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। यहाँ मैं थोड़ा बता दूं, जब एक 4-5 साल का बालक अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति ज्यादा प्रेम भावना प्रदर्शित करता है तो इसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जब एक 4-5 साल की बालिका अपनी माता की अपेक्षा अपने पिता को अधिक प्रेम प्रदर्शित करती है तो इसको फ्रायड इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मानसिक रेचन कैथारसिस द्वारा किसे कम किया जा सकता है? सही उत्तर है बी, आक्रामकता। डीएसएम का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है बी, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। फ्रायड के अनुसार रूपांतर हिस्टीरिया यानी कन्वर्जन हिस्टीरिया का अर्थ है। सही उत्तर है दमित एवं विचलित यौन ऊर्जा का दैहिक लक्षणों में रूपांतर। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स किसकी पुस्तक है? सही उत्तर है सिगमंड फ्रायड और ये सिगमंड फ्रायड की बेस्ट बुक कही जाती है। कोमर ने असामान्य व्यवहार को 4D के रूप में परिभाषित किया है। 4D में कौन नहीं है? सही उत्तर है बी, प्रसार यानी डिफ्यूजन। 4D कौन कौन से कोमर ने बताए हैं? सबसे पहला है डेवियंस यानी विचलन, दूसरा है डिस्ट्रेस यानी तकलीफ, तीसरा है डिसफंक्शन यानी दुष्क्रिया जिसको यहाँ पर नहीं बताया गया है, और चौथा है डेंजर यानी खतरा। आधुनिक मनोरोग विज्ञान के जनक
फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री हैं? सही उत्तर है सी, फिलिप पेनेल। मानसिक विकृति के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है? सही उत्तर है DSM-4। वैसे तो DSM-4 के बाद अब DSM-5 भी आ गया है। यहाँ पर चूंकि DSM-5 ऑप्शन में नहीं है, अगर ऑप्शन में DSM-4 है तो आप DSM-4 निशान लगाएंगे, लेकिन अगर DSM-5 है तो नवीनतम वर्गीकरण उसी को माना जाएगा, तो आप DSM-5 पर निशान लगाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। वंशानुक्रम में आने वाले कारक जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित होते हैं, किसका कथन है? सही उत्तर है डी, वुडवर्थ। वुडवर्थ का ये कहना है कि जो भी हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम से गुण प्राप्त होते हैं वो बच्चे के जन्म के समय नहीं मिलते उसे, बल्कि जन्म से 9 माह पूर्व यानी जब गर्भाधान होता है उसी समय बच्चे में वंशानुक्रम संबंधी जो गुण होते हैं या कारक होते हैं वो आ जाते हैं। एफोनिया क्या है? चारों ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। इनमें सही आंसर है डी, इसमें रोगी सिर्फ फुसफुसाकर बातचीत कर पाता है। रमेश हमेशा अपने हाथों में गंदगी और जीवाणुओं के बारे में सोचता रहता है और दिन में अनगिनत बार हाथ धोता है। वह किस रोग से पीड़ित है? सही उत्तर है डी, मनोग्रस्तता बाध्यता यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर। इसमें व्यक्ति अपने मन में जो विचार बना लेता है उनसे वो चाह कर भी अपने आप को बचा नहीं पाता, यानी वही विचार उसके मन में बार बार आते रहते हैं और उससे संबंधित जो क्रिया होती है वो बार बार करता रहता है, तो वो काम करने के लिए बाध्य होता है, यानी सोचने के लिए और काम करने के लिए बाध्य होता है। इसी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर या मनोग्रस्तता बाध्यता कहा जाता है। अंगूर खट्टे हैं किस मनोरचना से संबंधित है? सही उत्तर है बी, युक्तिकरण। युक्तिकरण क्या होती है? जब व्यक्ति को कोई चीज मिल नहीं पाती है तो वो उस संबंध में कुछ ऐसे रीजन देता है जिससे लगता है कि उसको उस वस्तु की कोई परवाह नहीं है या उसे चाहिए नहीं थी, इसीलिए अंगूर खट्टे कहा गया। क्योंकि लोमड़ी अंगूर प्राप्त नहीं कर पाई थी तो उसने कहा ये अंगूर खट्टे हैं और मेरे किसी काम के नहीं है। मार्गरेट मीड ने कुसमायोजित व्यवहार तथा संस्कृति के संबंधों को देखने के लिए किस जनजाति का अध्ययन किया? सही उत्तर है अरापेश और मुंडुगमोर। ये न्यू गिनी की जनजातियां हैं जिनके ऊपर उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने ये देखा कि जो संस्कृति होती है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है माल एडेप्टिव बिहेवियर पे। क्योंकि जो जनजातियां थी उसमें एक जनजाति के लोग जो थे सुसंस्कृत और सभ्य थे, शांत रहने वाले थे, वहीं दूसरी जनजाति के लोग जो थे वो बहुत ही आक्रामक और खराब व्यवहार करने वाले थे। प्रतिगमन रिग्रेशन में व्यक्ति, सही उत्तर है ए, बाल्यावस्था की ओर पलायन करता है। वास्तव में व्यक्ति अपनी जो डिजायर्स होती हैं उनको फिलफिल करने के लिए बचपन की ओर लौटता है, यानी कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है जो छोटे बच्चे करते हैं, जैसे अंगूठा चूसना, तुतलाना, बॉटल से दूध पीने की जिद करना आदि। कई बार ऐसा होता है कि घर में एक पहले से बेबी होता है और एक दूसरा बेबी और आ जाता है, तो जो बड़ा बच्चा है वो अपना ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए छोटे बच्चे की तरह हरकतें करने लगता है, जैसे तुतला के बोलना या कहना कि मुझे भी बॉटल से ही दूध पीना है आदि। तो ये प्रतिगमन का उदाहरण है। संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? सही उत्तर है सी, हेडफील्ड ने। DSM-4 का प्रकाशन हुआ, सही उत्तर है डी, 1994 में। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि DSM होता क्या है। DSM का फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। DSM का प्रकाशन जो है APA यानी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा किया गया। तो ये जो DSM है वो 5 DSM प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें DSM-1 जो है 1952 में यानी 1952 में, DSM-2 1968 में, DSM-3 1980 यानी 1980 में, DSM-3 को ही रिवाइज किया गया तो DSM-3R जो है वो 1987 में, DSM-4 1994 में और DSM-5 जो सबसे रीसेंट वर्गीकरण है मानसिक रोगों का 2013 यानी 2013 में प्रकाशित किया गया। भय इस प्रकार के विकार का प्रमुख लक्षण है। सही उत्तर है डी, व्यग्रता विकृति यानी एंजाइटी डिसऑर्डर।
वास्तव में भय जो है वो प्रमुख लक्षण जो है फोबिया का है, यानी जब व्यक्ति भय की स्थिति प्रदर्शित करता है बहुत बड़े रूप में तो उसको फोबिया कहते हैं। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर में भी, क्योंकि व्यक्ति चिंता करता है तो निश्चित रूप से जब चिंता करेगा तो परिस्थिति से जिससे उसे चिंता हो रही है उससे भय भी उसे होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें सबसे सुटेबल आंसर यही है, इसलिए इसी को निशान लगाया जाएगा। ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स मनोलैंगिक विकास के किस चरण से संबंधित हैं? सही उत्तर है लैंगिक अवस्था यानी फैलिक स्टेज। फ्रॉइड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई थी। मुखी अवस्था यानी ओरल स्टेज, गुदी अवस्था यानी एनल स्टेज, लैंगिक अवस्था जिसे लिंग प्रधानावस्था भी कहते हैं यानी कि फैलिक स्टेज, अव्यक्तावस्था जिसे लेटेंसी कहा जाता है, और जननेंद्रिय अवस्था यानी जेनिटल स्टेज। फ्रॉइड के अनुसार मन की गत्यात्मक संरचना के निर्माण में सही उत्तर है ए, इड ईगो सुपर ईगो की भूमिका प्रधान होती है। फ्रॉइड ने मन को 2 प्रकार से डिवाइड किया था, एक उन्होंने डायनेमिक स्ट्रक्चर बताया था और एक टोपोग्राफिकल। तो जो डायनेमिक यानी गत्यात्मक संरचना है वो इड ईगो सुपर ईगो होता है उसमें, और जो टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें यानी स्थलाकृति जिसको बोलते हैं उसमें चेतन, अर्धचेतन और अचेतन की भूमिका प्रधान होती है। ये क्वेश्चनर यहीं समाप्त हुआ। जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम देने वाले हैं पीजीटी का, मैं उन सभी को बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ। आप अपना बेस्ट करके आइए और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा एग्जाम हो आप सबका। साथ ही मेरे चैनल से जुड़े रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।